साथियों, आप लोगों ने 15-20 दिन पूर्व यह देखा होगा और जाना होगा कि कोरोना वायरस से संबंधित किसी विशेष जाति या किसी विशेष समुदाय को किस तरह बदनाम करने का भरसक प्रयास की गई, जिसके संबंध में मैं कुछ विस्तार पूर्वक बातें आपके समक्ष रखता हूं कि इस समय भारत पूरी तरह से बंद है। सरकार, जनता और सामाजिक तथा अन्य संगठन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। देश में अब तक लगभग 20,000 लोग इस जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हैं और 200 से अधिक अपनी जान को गंवा बैठे हैं। पिछले एक पखवाड़े के घटनाक्रम से देश की जनता हतप्रभ और भयभीत है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस मुसीबत से पिंड छुड़ाने के बाद भी देश को सामान्य स्थिति की बहाली में एक लंबा समय लगेगा। इस त्रासदी के बीच मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और सोशल मीडिया के स्वनियुक्त विद्युत जन कोरोना कहर के लिए एक धार्मिक संस्था तबलीगी जमात की एक भूल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले संदेशों, वीडियो और टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है। इस कुत्सित और अत्यंत निंदनीय प्रयास का असर ज़मीन पर भी दिखाई देने लगा है। अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में मुस्लिम ट्रक चालकों के साथ मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ बता दें कि तबलीगी जमात कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। एक सदी पहले इसकी स्थापना हुई थी। इसके बावजूद भारतीय मुसलमानों में इसके अनुयायियों की संख्या बहुत कम है। इस संस्था का उद्देश्य मुसलमानों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे इस्लाम का आचरण उसी तरह से करें जैसा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किया जाता था। बीते कुछ दिनों से ऐसा कहा जा रहा है कि देश में कोविड-19 के मरीजों में से 1/3 तबलीगी जमात की वजह से इसके शिकार बने हैं। जमात ने दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्थित अपने मुख्यालय मरकज़ में 13 से 15 मार्च तक एक आयोजन रखा था। उसमें भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा दुनिया के कई देशों से लोग शामिल हुए। इसके पहले इसी तरह का आयोजन मलेशिया में किया गया था और संभवतः वहीं से तबलीगी जमात के सदस्य यह वायरस लेकर भारत पहुँचे, ऐसा कहना है। यहाँ यह भी बता दें कि जो लोग इस आयोजन में शामिल थे वे अनधिकृत रूप से देश में नहीं घुसे थे। उन्होंने सभी आवश्यक अनुमतियां ली थी और भारत सरकार ने उन्हें वीज़ा जारी किया था। जमात का मुख्यालय दिल्ली के निज़ामुद्दीन पुलिस थाने के कुछ ही मीटर की दूरी पर है और थाने के पुलिसकर्मी वहां चल रही गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। संस्था के प्रमुख मौलाना मोहम्मद शाद साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ऐसा बताया जाता है कि वे क्वारंटाइन में हैं। जाहिर है कि पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच जरूरी है। शुरुआत में मौलाना शाद ने अपने अनुयायियों से कहा था कि 70,000 देवदूत कोरोना से मुसलमानों की रक्षा करेंगे, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी सच्चे मुसलमान को मरना है तो बेहतर है कि वो मस्जिद में मरे। जाहिर है कि यह अतार्किक और निहायत बचकाना दावा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के मान्य सिद्धांतों के खिलाफ था। जल्द ही उन्होंने अपने बयान में सुधार किया और कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर दिल्ली में क्वारंटाइन में हूँ और जमाअत के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे देश में जहां कहीं भी हैं वहां के स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यह साफ है कि तबलीगी जमात कोरोना को फैलाने में अपनी भूमिका से इनकार नहीं कर सकती।
यह भी साफ है कि उसने एक आपराधिक कृत्य किया है, परंतु यदि हम तत्समय के घटनाक्रम पर नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि इसी तरह की गलतियां कई स्थानों पर की गई हैं, कई व्यक्तियों और संस्थाओं ने की हैं। फरवरी के मध्य में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना को वैश्विक खतरा घोषित करते हुए हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने को कहा था, लेकिन भारत में स्क्रीनिंग मार्च में शुरू की गई। इस सिलसिले में यह तथ्य अहम है कि देश में कोरोना के शुरुआती मरीज विदेश से यहाँ आए लोग थे। इस बीच 13 मार्च को कोरोना के संबद्ध 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का यह बयान कि कोरोना भारत के लिए आपातकालीन स्थिति नहीं है। उसी दिन दिल्ली मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया कि महामारी नियंत्रण कानून के अंतर्गत 200 से अधिक लोगों को एक स्थान पर जमा होने की अनुमति नहीं होगी। 3 दिन बाद एक और अधिसूचना जारी कर यहां संख्या घटाकर 50 कर दी गई। इसका अर्थ यह है कि जिस समय तबलीगी जमात का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय भारत सरकार का मानना था कि देश में किसी तरह की आपातकालीन स्थिति नहीं है। परंतु यह भी सही है कि जमात ने 200 से अधिक लोगों के एक स्थान पर जमा होने संबंधी आदेश का उल्लंघन किया। निश्चित तौर पर यह एक गंभीर भूल और आपराधिक कृत्य था। फिर इसी बीच 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया और 24 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। इसके पहले 21 मार्च को रेलों की आवाजाही रोक दी गई और दिल्ली सरकार ने अपने स्तर से लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया था, जिससे देश के कई अन्य स्थानों की तरह मरकज में भी यात्री फंस गए थे। साफ है कि WHO और भारत सरकार ने कोरोना को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया और समय रहते हुए कई जरूरी कदम नहीं उठाए। इस दौरान जमात के अतिरिक्त कई अन्य राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने सोशल मीडिया या सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पालन नहीं किया। निसंदेह उनकी गलतियों से जमात अपने दोष से मुक्त नहीं हो जाती, परंतु समस्या यह है कि केवल जमात को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यह संस्था इस्लाम के एक विशेष संस्करण का प्रचार करती है और उसकी गलती यह है कि मुस्लिम के लिए मुस्लिम समुदाय को दोषी ठहराना, उसकी एक गलती के लिए सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को दोषी ठहराना कतई उचित नहीं है। मीडिया के कई बड़े हिस्से ने जिस तरह जमात की गलती को एक साजिश और भारतीय मुसलमानों का देश पर हमला बताया है, वो घिनौना था और है। इनसे उन तथ्यों या उन तत्वों के हाथ मजबूत हैं जो समाज को धर्म के आधार पर विभाजित कर देना चाहते हैं या कोरोना संकट में भी अपना उल्लू सीधा करने का कुत्सित खेल रच रहे हैं। इस दुष्प्रचार के कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। यह प्रसन्नता की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरोना संकट के दौरान धर्म या नस्ल के आधार पर व्यक्तियों या समूहों को निशाना बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है। यह भी संतोष का विषय है कि केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने घृणा फैलाने के इन प्रयासों की निंदा करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। इस तरह की संकट की घड़ी में ही किसी देश की एकता और उसके नागरिकों के बीच प्रेम और सद्भाव की परीक्षा होती है। आशा है कि हम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। धन्यवाद।